विषय पर व्याख्यान हेतु आज संस्थान ने श्रीमती सविता ठाकुर, ज्वाइंट डायरेक्टर, संयुक्त निदेशक, सूचना शिक्षा एवं संचार, मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी, लोकसभा एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश राज्य को आमंत्रित किया है। महोदय जी 22 वर्ष से अधिक समय से इस एड्स जागरूकता अभियान के विभिन्न कार्यक्रमों एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। महोदय जी बहुत अच्छी लेखिका भी हैं। इनके लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं एवं टीवी व रेडियो पर विभिन्न कार्यक्रमों में संचालन भी किया है। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं टू एक्सेप्ट आवर इनविटेशन। आदरणीय दीक्षित सर, समस्त रेस्पेक्टेड फैकल्टीज, स्टाफ, फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि इस इंस्टीट्यूट में HIV एड्स अवेयरनेस डे पे टॉक रखा गया है। पहले मैं सोच रही थी कोई टेक्निकल प्रेजेंटेशन जनरली जैसे लोग करते हैं, बट मुझे ऐसे लगता है कि HIV का जो इन्फॉर्मेशन है, जो स्लाइड प्रेजेंटेशन है, वो आपको नेट पे अगर आप जाएंगे तो बहुत सारी मिल जाएंगी। और आप में से ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि HIV कैसे होता है, कैसे उसकी रोकथाम करनी है और कैसे नहीं होता है, ये भी बहुत लोगों को मालूम है। और फिर मैं क्या बताऊं, ये भी एक सवाल है कि अगर मैं ये नहीं बताऊंगी तो मैं आपको फिर क्या बात करने चाहिए मुझे आपसे, या मुझे किस विषय पे बात करना चाहिए। बेसिकली जब मैंने इस फील्ड में काम करना शुरू किया था तो मेरे लिए बहुत अजीब अनुभव था, क्योंकि उसके पहले मैं यूनिसेफ के साथ में और गवर्नमेंट के साथ में एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करती थी। एलिमेंट्री एजुकेशन पे काफ़ी काम किया था, जो बड़ा ही अलग फील्ड था। और जब मैं यहाँ एड्स कंट्रोल सोसाइटी में बतौर डिप्टी डायरेक्टर वहाँ मेरा रिक्रूटमेंट हुआ, मैं वहाँ ज्वाइन करने पहुँची, तो वो दौर था साल 2000 के आसपास का। तब स्थितियाँ इतनी अलग थी कि लोग बहुत सारे HIV पॉजिटिव लोग सामने नहीं आते थे। कुछ लोग हिम्मत करके हमारे ऑफिस तक आते थे, तो हमें याद है कि कई बार नीतू और हम सब साथ में काम कर चुके हैं, तो हमें ये भी हम खुद लोगों से कहते थे कि छूने से HIV नहीं होता है और साथ खाना खाने से नहीं होता। स्टिल जब वो हमारे साथ आते थे और वो हमने देखा कई बार जो हमारे ऑफिस के पियून्स होते थे, तो वो चाय का कप हम साथ में चाय पी, हम लोग नए थे तब, तो हमें भी जोश था कि नहीं ये नहीं, हम जो कुछ दूसरों को बता रहे थे वो मानने के लिए हम तैयार थे। बट हम देखते थे कि फिर वो इकबाल भाई थे, तो वो चाय के कप्स तो जो थे वो, मैडम ये कप सब में मिक्स नहीं कर देना आप। तो हमें समझ में नहीं आता था ऐसा क्यों कह रहे हो। फिर पता चला कि एक आध दो बार पूछा तो बोले नहीं, ये जो भाई साहब आपके आते एक तो बार बार आप बुलाया नहीं करें आप लोग इनको, और जब ये आते हैं तो वो वाले कप जो है वो हम फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं हम उसको, कि कोई उसको दोबारा उपयोग ना कर ले। तो हम लोग कहते थे ये नहीं होता। हम लोग तो कह रहे नहीं मैडम आप कहिए जो कहना है, लेकिन अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना भी अपनी जिम्मेदारी है, परिवार वाले लोग हैं, बच्चे वाले लोग हैं। सो वो दौर से हम थे, और हमको खुद को भी बात करने में बड़ा संकोच होता था, क्योंकि हमने कभी हमारी फैमिलीज़ में हमारे मदर फादर को या किसी को भी हमने ऐसे विषयों में देखा नहीं कि खुल करके इन मुद्दों पे कभी बात होती है, और लोग अनसेफ सेक्स की बात करना या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स की बात करना। बट एट द सेम टाइम जब हम यूथ से मिलने लगे, जब हम एडोलेसेंट बच्चों से मिल रहे थे, तो जो सिनेरियो है आज आपके सबके चेहरों पे भी एक शाइनेस मुझे नज़र आती है, आपके चेहरे पे भी एक वो अभी तक है, आज इतने सालों बाद भी मुझे लगता है कि हमारे चेहरे पे एक HIV एड्स प्रोग्राम में जा रहे हैं, HIV एड्स की बात है, तो पता नहीं अंदर कुछ सुगबुगाहट रहती है कि पता नहीं कौन सी बात आने वाली है। यहाँ कुछ ऐसे विषयों की बात होगी जो मुझसे जुड़ा नहीं है, वो शायद मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। हर एक व्यक्ति के दिमाग में पहले एक घंटी बजती कि नहीं मेरा क्या लेना देना HIV एड्स से, मुझे नहीं हो सकता HIV, तो मैं क्यों इसके बारे में जानूँ, मैं क्यों इसके बारे में पढ़ूँ। आप अपने आसपास नज़र डालिए, अपने घरों में बच्चों पे नज़र डालिए, आसपास की दुनिया पे नज़र डालिए, बहुत कुछ बदल गया है। कितना एक्सपोजर है चारों तरफ।
हम चाहे कितना ही बातें करते हों, लेकिन हमें भी मालूम है कि आज हमारी जीवन शैली, हमारी सोच का दायरा पूरा बदल चुका है, लोगों के जीने का ढंग पूरा बदल चुका है। तो HIV एड्स ना केवल एक, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि ये केवल एक मेडिकल या क्लिनिकल डिजीज़ नहीं है, ये एक सोशल प्रॉब्लम भी है जो कहीं ना कहीं बहुत हमारे ऐसे कॉजेज इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन जुड़े हुए हैं जिससे डेली बेसिस पे हम दो चार होते हैं। और अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि हम ये मान के चलते हैं कि हम तो पढ़े लिखे हैं या हम तो बहुत अच्छे संस्कारी परिवार से हैं, इसलिए हमें इसका कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं हमेशा कि HIV संक्रमण उन्हीं लोगों को होता है जिनका चरित्र ठीक नहीं होता है या जो इस तरह के व्यवहार में हैं, जिनको जो इधर उधर कहीं जाते हैं और उनको ही HIV होने का खतरा है। सबसे पहली चीज़, ये मिथ जो है वो मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि HIV एक वायरस है। जैसे बाकी बीमारियाँ, आप लोग तो सभी ज़्यादा साइंटिफिक फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, साइंस के फील्ड में, तो HIV एक वायरस है और ये वायरस जब हमारे शरीर में आता है तो ये हमारी इम्यूनिटी को कम करता है। हमारे शरीर में एक इम्यून सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली हमारी बहुत सारे इन्फेक्शंस को, उससे हमें प्रिवेंट भी करता है, और अगर इन्फेक्शन आ भी गया है तो उसको CD4 सेल्स हैं, वाइट ब्लड जो सेल्स हैं उसके अंदर, और माइक्रो लेवल पे जो सेल्स हैं, तो CD4 सेल्स जो हैं और वो T सेल्स जो हैं वो काम करती हैं हमारी कोई भी फॉरेन बॉडी हमारे शरीर में आई है तो उसके अगेंस्ट पे वो फाइट करती है सेना की तरह हमारे शरीर के अंदर। जब ये वायरस आता है तो हमारी उसी सेना पे हमला करना शुरू करता है और वो खुद उस सेना का या उन सेल्स के रूप में अपने आप को रख लेता है, ताकि जब कोई इस पे अगर आप जो वैक्सीन नहीं बन पा रही वो इसीलिए है कि हमें अंतर ही नहीं पता पड़ता कि ये वायरस है या हमारी शरीर की वो सेल्स हैं जो हमें प्रोटेक्ट कर रही हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो आ रहा है, अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है। सो नॉलेज इज़ द ओनली वैक्सीन, प्रिवेंशन इज़ द ओनली वैक्सीन, प्रिवेंशन इज़ द क्योर। तो HIV वायरस जो है ये जब एक इंसान के शरीर में आता, कैसा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, मनुष्य के शरीर में आने वाला ऐसा वायरस जो उसकी इम्यून डेफिशिएंसी को धीरे धीरे कम करता जाता है। एंड लोग समझ रहे हैं HIV और एड्स एक ही चीज़ है। एड्स वो लास्ट स्टेज है जो वायरस शरीर में आने के बाद बहुत समय तक तो पता ही नहीं होता है। सिंपल जैसे वायरल फीवर आता उस तरह के कुछ हल्के सिम्टम्स आते भी हैं, अगर वायरस शरीर में आया तो इतना सीरियस इफेक्ट नहीं होता है कि हमें पता लगे या हम टेस्ट कराने जाएं, और टेस्ट भी कराएंगे तो शायद हम वायरल फीवर की तरह, जैसे हम यूज्ड टू हो गए हैं कि अभी अब कोरोना हो जाए या कुछ भी हो जाए, हमें पता है कि ज़्यादातर लोग एजिथ्रोमाइसिन अपने आप से ले लेते हैं और कुछ पैरासीटामॉल है और 2-4 टैबलेट्स हमें याद हैं वो हम लेते हैं, कोशिश, क्योंकि टाइम नहीं है शायद हमारे पास कि, और हमें लगता है कि इतना सीरियस इन्फेक्शन नहीं है, क्या ही ज़रूरत है। तो कोरोना शुरू में आया तो हम सब डर रहे थे, सेकेंड लहर में थोड़ा और ज़्यादा डरे। अब आ जाए कोरोना, किसी को कोई डर नहीं है। अब कोई आपको कह दे कि मास्क लगाइए साहब फिर से, क्या हम तैयार हैं लगाने? नहीं, अब हमें लग रहा नहीं, हमें नहीं हो सकता अभी कुछ। अब फिर चाइना से कुछ खबर आई कि नहीं अभी कोई और प्रॉब्लम नई आ रही है, नई डिजीज़ आ रही है। फिर जब तक बहुत डर नहीं लगेगा, हम अपने आसपास जब लोगों को देख नहीं लेंगे उससे प्रभावित होते हुए, तब तक हम सतर्क नहीं होते। सेम चीज़ हमने कोरोना में अनुभव की थी। HIV के साथ चैलेंज ये है कि इसका कोई वैक्सीन नहीं है, आज तक भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो इसको क्योर कर सके। लेकिन बहुत सारी चीज़ें समय के साथ इसमें बदली है। मैं मोटे मोटे तौर पर आपको उन्हीं अपडेट्स को शेयर करना चाहूँगी जो अभी हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन में, आप सबको मालूम है, केवल 4 तरीके हैं एक इंसान से दूसरे इंसान में HIV वायरस के पहुंचने के। पहला है अनप्रोटेक्टेड सेक्स विथ एन HIV इन्फेक्टेड पर्सन। आप किसी असुरक्षित संबंध बनाते हैं जो व्यक्ति HIV संक्रमित हो, और आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि 100 में से लगभग 80 से 90 लोग इसी एक वजह के कारण संक्रमित हो रहे हैं। अगर 100 HIV पॉजिटिव मेरे यहाँ रिपोर्ट हो रहे हैं तो उसमें से लगभग 80 से 90 लोग इस वजह से संक्रमित हो रहे हैं।
फिर एज ग्रुप की मैं बात करूं तो ऐसा मानते हैं कि हम 15 से 24 बल्कि 15 से 35 का जो भी नए इन्फेक्शन हो रहे हैं लगभग 50% इस एज ग्रुप में हो रहा है। अगर इसको कंट्रोल अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पे यूएनएच ने, डब्ल्यूएचओ ने, सबने 2030 तक एचआईवी को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है, उसको एलिमिनेट करने की तरफ हम जा रहे हैं। तो पहले जो इन्फेक्शन की रेट थी वो ऑलमोस्ट कम हो चुकी है। आज अगर भारतवर्ष में हम बात करें तो लगभग 24 लाख लोग एचआईवी इन्फेक्टेड हैं। मध्य प्रदेश में मैं बात करूं तो अनुमान एक ऐसा है कि लगभग 54,000 से 58,000 के बीच में लोग एचआईवी पॉजिटिव हो सकते हैं। लेकिन अगर हम एक्चुअल नंबर बात करें तो हमारे पास जो हमारे एआरटी सेंटर है, वास्तव एक्चुअल नंबर जो है वो हम उनको मानते हैं जिन पेशेंट्स को हम इलाज दे रहे हैं, जो हमारे सामने हैं इस वक्त, जो दवाइयाँ ले रहे हैं, जो जीवित हैं अभी, वो लगभग 38,000 से 40,000 के आसपास लोग अभी हमारे पास हैं। मैं लगभग इसलिए एक्यूरेट नहीं कि रोज़ डाटा या हर महीने नंबर्स चेंज होते हैं, क्योंकि जो आज रजिस्टर हुआ है वो कल या तो वो लॉस्ट ऑफ फॉलोअप में चला जाता है या उनमें से कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, कुछ नंबर कम होते हैं, कुछ नए केसेस जुड़ जाते हैं। सो पहला मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो यही है कि जो हमारी लाइफ स्टाइल से बिल्कुल सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। आप अपने आसपास नज़र दौड़ाइए, अपने घरों में यूथ को देख लीजिए, बिहेवियर को देखिए। सबके पास मोबाइल है, सबके पास इंटरनेट है, एक्सपोजर है, किस तरह का कंटेंट आज टेलीविज़न पे आ रहा है, ओटीटी पे आप जाइए, आप जो वेब सीरीज़ देख रहे हैं, आपके बच्चे क्या देख रहे हैं। हर आदमी के पास इंटरनेट है, हर कोई हर ऐप ले रखा हुआ है उन्होंने। किस तरह की गालियाँ, किस तरह के रिलेशनशिप, क्या क्या नहीं है वहाँ पे। यूथ के बीच में उनको एक्साइटमेंट देने के लिए, उनको गलत रास्ते पे भटकाने के लिए क्या नहीं अवेलेबल है। लेकिन उनसे बात करने वाला कौन है, उनको सही और गलत का अंतर बताने वाला कौन है। क्या पेरेंट्स बात कर रहे हैं, क्या टीचर्स बात कर रहे हैं। टेलीविज़न सीरियल देख लीजिए, आप फिल्में देख लीजिए, क्या आ रहा है, किस तरह की चीज़ें हम फैमिलीज़ के साथ बैठ कर के आज देख रहे हैं। और धीरे धीरे वो मतलब इतना नॉर्मलाइज होती जा रही है चीज़ें। मुझे याद है जब हम बहुत छोटे थे, हमारी मदर के साथ कभी हम सिनेमा में, टॉकीज़ों में जाया करते थे, तो वहाँ हेलन और बिंदु जी का ही कभी डांस होता था। तो मतलब उसमें भी सारी महिलाएं जो है वो ऑलमोस्ट, जब तक वो एक आध सीन होता था कुछ, और उसमें वो देखना उनके लिए वो भी असहज हो जाता था। बट अब तो ऐसा है कि एक मूवी में अगर 3 से 4 गाने हैं तो हर गाने में कुछ इसी तरह के कॉस्ट्यूम और इस तरह के ड्रेसेस और इस तरह के इससे भी वल्गर और इससे भी शायद खतरनाक चीज़ें हम देख रहे हैं लगातार। और वो अब हमारे घर के टेलीविज़न पे 24 घंटे आ रही हैं सब चीज़ें। तो नशा दूसरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन पे हम जाते हैं तो इन्फेक्टेड कंटेमिनेटेड नीडल सिरिंजेस का शेयरिंग है। आप हम पढ़े लिखे लोग हैं, गनीमत है कि हम ये जानते हैं कि हमें डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस का इस्तेमाल करना है व्हेन एवर वी गो फॉर ट्रीटमेंट और फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हमारा दांतों का है या जो भी हमें कराना है। सो हम उतनी प्रिकॉशन तो आई होप कि हम सब रख रहे हैं। या हम ऐसे हॉस्पिटल्स में जहाँ जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, जहाँ ये प्रिकॉशन कम से कम रखी जाती है। बट एक बहुत बड़ा तबका है आज नशे का है, जो लोअर इनकम ग्रुप में भी है और बड़े बड़े फैमिलीज़ में भी है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े घरों के बच्चे हैं, हम देख रहे हैं, जो नशे की लत में बर्बाद हो गए हैं। उन्हें नशे से बचाना मुश्किल हो रहा है। उस नशे में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नीडल सिरिंजेस से नशा कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। उनमें पॉजिटिविटी बहुत हाई है, लगभग 5 से 6%। अगर 100 इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र्स मेरे पास हैं तो उसमें से 5 या 6 लोग HIV पॉजिटिव निकलेंगे। अगर वो 5 और 6 लोग पॉजिटिव हैं तो क्या वो अपने तक ही सीमित हैं? वो 5-6 लोगों के पीछे 5-6 परिवार भी तो जुड़े हुए हैं। उसके साथ उसका स्पाउस जुड़ा होगा, उसका पार्टनर जुड़ा होगा। तो ये कहाँ से कहाँ जाएगी? अभी हम देखिए, पहले कारण से दूसरा लिंक हो गया। मैं इसलिए लाइफस्टाइल की बात कर रही हूँ। अभी एक व्यक्ति ने नीडल सिरिंजेस शेयरिंग करी, किसी HIV इन्फेक्टेड के साथ नीडल सिरिंज शेयर करते हुए नशा किया, खुद HIV इन्फेक्टेड होगा, घर आएगा, पत्नी के साथ संबंध बनाएगा, पत्नी को HIV पॉजिटिव कर देगा, पत्नी गर्भवती होगी, होने वाले बच्चे को इन्फेक्टेड हो जाएगा वो। तो ये जब हम बात कर रहे हैं, ये पूरी फैमिली की प्रिवेंशन की बात है, फैमिली को प्रोटेक्ट करने की बात है।
जब एक व्यक्ति इन्फेक्टेड होता है तो उस व्यक्ति का इन्फेक्शन कई लोगों तक पहुंचता है और कई प्रकार से पहुंच सकता है। अभी हमने कहा कि असुरक्षित यौन संबंध है, बट एक वाइफ जो अपने हस्बैंड के प्रति पूरी तरह वफादार है, अपने हस्बैंड के अलावा उसने किसी से भी रिलेशन नहीं बनाया, वो भी इन्फेक्टेड हो गई। हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाना ही असुरक्षित हो गया उसके लिए। ये जो फैमिली वैल्यूज़ है हमारे, जिनको हम कहीं ना कहीं छोड़ते जा रहे हैं पीछे। आज बहुत सारे, आप अपने घरों में देखिए, आप में से कितने लोगों के घर में टीनेजर या यूथ भाई बहन है या बच्चे हैं? कृपया हाथ उठाइए थोड़ा। क्या लगता है आपको, उनके बारे में क्या चिंता आती है आपके मन में? क्या बातें, क्या कभी आपने उनसे कुछ गंभीर ऐसे विषयों पे, उनके रिलेशनशिप को लेकर, उनके लाइफ स्टाइल को लेकर, उनके फ्रेंडशिप को लेकर के, क्या कभी हमने कोई काउंसलिंग की है उनके साथ बैठ करके? किसने की? थोड़ा सा हाथ, किसी ने बात की हो तो कृपया बताइए। 1। अभी देखिए, अभी बच्चे कितनों के घरों में हैं? हमने सब, बहुत लोगों ने हाथ उठाया। हमें मालूम है कि बच्चे बाहर जा रहे हैं। आपको पता है यूथ और टीनेजर बच्चों की सबसे बड़ी खूबी क्या है? वो आपके हर माँ बाप को यही लगता है कि मेरा बच्चा जो है वो दुनिया का सबसे मासूम और सबसे सीधा साधा बच्चा है। भगवान का शुक्र है कि मेरे बच्चे को दुनिया की हवा नहीं लगी है। बताइए मैं गलत कह रही हूं तो? सब हम यही मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमारा बच्चा हमारे सामने बिल्कुल वैसे ही पेश आता है जैसा हम उसे देखना चाहते हैं। आप जितने वक्त उसके साथ रहते हो, उसे पता है, वो बच्चे से अच्छा साइकोलॉजिस्ट कोई नहीं होता है। वो जानता है कि आप उसको किस रूप में देखना चाहते हैं, आप उससे क्या अपेक्षाएं करते हैं। तो आपके सामने वो आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करता है। पर आपकी नज़र से दूर होने के बाद उसकी अपनी एक ज़िंदगी है, उसकी अपनी अपेक्षाएं हैं, उसके दोस्तों का एक सर्कल है जिसको देख के वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। आपको हैरानी होगी जान के कि एक बर्थडे पार्टी में हम जाते हैं तो बच्चों की बर्थडे पार्टी में आप जाते हो तो क्या गाते हैं हम लोग? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी लॉन्ग लाइफ टू यू, इस तरह का कुछ हम बेस्ट विशेस देते हैं गा करके। 7वीं 8वीं के बच्चों के बर्थडे पार्टी थी। जनरली तो वो फ्रेंड्स को, फैमिलीज को बुलाते नहीं हैं, वो लोग पसंद नहीं करते कि बड़े लोग हमारी पार्टी में इन्वॉल्व हों। बट फिर भी वो, चूँकि उसकी मदर हमारी फ्रेंड थी, तो उसने कहा भाई मैं मेरे कुछ फ्रेंड्स को बुला लूँ, अगर तुम्हारी अनुमति हो तो। बच्ची से अनुमति ली जा रही है, माँ अनुमति ले रही कि मैं भी कुछ अपने फ्रेंड्स को बुला लूँ। हाँ ठीक है, देख लीजिए, बट हमारी पार्टी को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हमारे फ्रेंड्स के सामने आप हमें कुछ सिखाने नहीं आएंगे कि ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो। हाँ ठीक है भाई, आपकी सारी शर्तें मंजूर है, आज तो आपका बर्थडे है। अब वहाँ केक कट होने के बाद में बच्चे क्या गा रहे हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू, मैनी बॉयफ्रेंड्स टू यू। लड़के केक कट करते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, मैनी गर्लफ्रेंड्स टू यू। सो ये स्टेटस सिंबल है। आपको नहीं मालूम है कि आपका बच्चा मोबाइल पे, आप जब सोच रहे हैं कि वो पढ़ाई कर रहा है, तो वास्तव में पढ़ाई कर रहा है या क्या कर रहा है? वो स्विच ओवर करता है फटाफट। अभी व्हाट्सएप पे था, अभी आपके सामने उसका नेट खुल गया। आपको अपना व्हाट्सएप चलाने में, आपको अपना इंटरनेट चलाने में बड़ी तकलीफ होती होगी, बड़ा टाइम लगता होगा। आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपके 6 साल के 8 साल के बच्चे को दे दीजिए, वो 2 मिनट में सुधर के आपको बता देगा, साहब ये ऐसा होता, ये ऐसा होता, ये ऐसा होता। गलत कह रही हूँ मैं? वो पैदा होते से टेक्नोलॉजी से खेल रहे हैं। तो आज कहाँ दुनिया चांद पे जा रही है, हम चांद पे चले गए, लेकिन अपने बच्चों से बात करने में, अपनी वाइफ से बात करने में, हस्बैंड वाइफ के बीच में हम बात नहीं कर पाते हैं कि हमें कॉन्डोम यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम कितने ही मॉडर्न हो रहे हैं। एक तरफ हम खतरों में जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम अपने आप को उन खतरों से जूझने के लिए, संवाद करने, कम्युनिकेट करने के लिए भी तैयार नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चैलेंजेस है। रिस्क में कोई भी कहीं भी आ सकता है। तीसरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कंटेमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कौन जानता है कब किसको ब्लड की, अभी सर के साथ बड़ी डिटेल चर्चा चल रही थी, यही हम सब लोग बात कर रहे थे कि ब्लड डोनेशन पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। ब्लड की ज़रूरत लोगों को जितनी है उस अनुपात में ब्लड अवेलेबल नहीं है लोगों के पास। रूरल एरिया में आप जाइए तो बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो आराम से कहीं पे भी वो कह देते कि भाई इसको 1 यूनिट ब्लड की ज़रूरत है,
कोई दे दे, हम चढ़ा देते हैं। आप हमको, शायद मैं भी एड्स प्रोग्राम में काम नहीं कर रही होती तो मुझे भी मालूम नहीं होता कि सेफ ब्लड क्या चीज़ होती है। क्या आप में से किसी को मालूम है कि सेफ ब्लड क्या चीज़ है? एनीवन? कोई शेयर करना चाहेंगे? व्हाट इज सेफ ब्लड? सर, which has been tested for positivity or negativity of the HIV and other type of symptoms. एग्जैक्टली सर। Yeah. सो सेफ ब्लड, एक तो पहली चीज, ब्लड सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक से ही, ब्लड बैंक्स आर ओनली ऑथराइज्ड, जो भी लाइसेंस है ओनली उनकी बात करी। बहुत से तो हैं जिनका पर अभी लाइसेंस भी नहीं है या लाइसेंस मिला नहीं है, रिन्यूअल नहीं हुआ, बट दे आर रनिंग ब्लड बैंक्स। तो पहली चीज़ तो हमें मालूम होना चाहिए कि जो ब्लड चाहिए हमेशा वो ब्लड बैंक से ही लेना है। मुझे आश्चर्य होता है कि आज भी, कुछ दिन पहले मैं टीवी देख रही थी, वहाँ सेम चीज़ अभी भी वो टीवी में दिखा रहे हैं कि इधर वो अचानक से कुछ हुआ है और वो बहू आ गई है और उसने कहा मेरा ब्लड ले लो, और वहाँ लेटे हुए हैं अस्पताल में, यहाँ से ब्लड ले रहे हैं, यहाँ से चढ़ रहा है। ऐसे नहीं होता भाई, ये सिनेमा और टीवी ने बहुत कन्फ्यूज़न फैलाया हुआ है। जब हम ब्लड डोनेट करते हैं वो ब्लड बैंक में प्रॉपर टेस्ट होता है, उसमें सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके अनुसार जो जरूर ग्रुपिंग है, RH फैक्टर्स है, जो जरूरी टेस्ट हैं वो सारे होते हैं। उसके अलावा 5 इन्फेक्शंस हैं जिनका स्क्रीनिंग किया जाता है। नॉट ओनली HIV बट हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, मलेरिया एंड सिफिलिस। ये 5 इन्फेक्शंस हैं जो ब्लड के थ्रू किसी को भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। अगर मेरा डोनेट किए हुए ब्लड में ये 5 में से कोई भी एक इन्फेक्शन है तो वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। सो वो गाइडलाइन है, ये प्रोटोकॉल है ब्लड बैंक के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का, कि कहीं पे भी ब्लड बैंक है तो उनको मैंडेटरीली ये 5 टेस्ट तो करने ही करने हैं। पर हमको भी इसका जानकारी नहीं रहती है कि हम जाएं तो हम देखें कि वो ब्लड बैंक के ऊपर एक सर्टिफिकेट लगा होता है, ये स्क्रीन है या नहीं है। सो जब भी किसी को ज़रूरत पड़े तो हम ये खुद अपने फैमिली में, पड़ोसियों को, मोहल्ले में किसी को ज़रूरत पड़े, हम ये चीज़ से उनको बता सकते हैं कि आप जो ब्लड बैग ले रहे हैं एक बार चेक कर लीजिए। तो ये ब्लड के थ्रू, और अच्छी बात यह है कि ब्लड के थ्रू होने वाला HIV ट्रांसमिशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ये जो जब ये HIV इन्फेक्शन का आया मामला तो ब्लड डोनेशन की मुहिम एक तरफ चलाई, प्रोफेशनल डोनर्स को बैन किया गया, और साथ में जो ब्लड में इन्फेक्शंस की स्क्रीनिंग है इसको बढ़ाया गया। सो सेफ ब्लड इंश्योर किया ब्लड बैंक्स ने। तो ब्लड के थ्रू होने वाले इन्फेक्शंस जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो तो 0.012 ऐसा कुछ परसेंटेज है, जो बहुत ही मतलब लगभग नहीं के बराबर है। और चौथा मोड ऑफ इन्फेक्शन जो है वो ऐसा है कि एक न्यूबॉर्न बेबी, एक तरफ हम अभी हमने प्लेज ली स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के। कितने आश्चर्य की बात है कि एक बच्चा जो दुनिया में अभी पैदा भी नहीं हुआ है उसको भी जोखिम है कि वो HIV जैसी गंभीर बीमारी के साथ पैदा हो सकता है। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि अभी हम जो अपडेट्स की मैं बात कर रही थी कि एलिमिनेशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन के अंतर्गत जो पूरा प्रोटोकॉल आया है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई भी महिला जो प्रेग्नेंट है, जैसे ही पता पड़ता है उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, सो वी रिकमेंड कि एज अर्ली एज पॉसिबल HIV स्क्रीनिंग करवा लें। प्राइवेट सेक्टर में तो कंपल्सरीली प्राइवेट गायनेकोलॉजिस्ट जो भी हैं वो करवाते ही हैं। अभी हमने गवर्नमेंट में रूरल एरिया में भी ये आशा आंगनवाड़ी के लेवल से सारे हेल्थ सेक्टर्स में हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ANC रजिस्टर्ड होती हैं, एंटीनेटल चेकअप के लिए जितने भी केसेस आते हैं उनका हम काउंसलिंग करके और उन सब की HIV स्क्रीनिंग के लिए हम अधिक से अधिक कोशिश करते हैं। उसमें जो HIV पॉजिटिव गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको हम ART सेंटर्स हैं। अभी हम पहले कहते थे कि एड्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, देयर इज़ नो ट्रीटमेंट फॉर HIV। अब हम ऐसा नहीं कहते, अब HIV मैनेजेबल है। जिस तरह से डायबिटीज़ है, थायराइड्स है या दूसरे कुछ और डिजीज़ेज हैं जिसका क्योर नहीं है, इन्फेक्शंस हैं जिनका क्योर नहीं है, बट वो उसका मैनेजमेंट है। इसी तरह से HIV का भी मैनेजमेंट है। आज एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट अवेलेबल है देश में, बहुत सारे ART सेंटर हैं
मध्य प्रदेश में 31 सेंटर्स हैं, जो कुछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में हैं, सारे ही गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में हैं। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी कोई बंदा HIV पॉजिटिव मिलता है उसको हम ART सेंटर पे जल्दी से जल्दी रजिस्टर करते हैं और उनका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। पहले ऐसा होता था कि कोई HIV पॉजिटिव मिला है, उसकी बहुत हम देखते थे अभी कोई सिम्टम नहीं आ रहा है, उसका ब्लड टेस्ट होता था, CD4 काउंट होता था। CD4 काउंट के आधार पर हम देखते थे कि अब इसकी इम्यूनिटी कम हो रही है, या जब लगता था कि अब बिल्कुल इसकी इम्यूनिटी कम हो रही है, अब इसको ट्रीटमेंट देना शुरू करना है। बट पिछले कुछ सालों में टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लागू की। इसके तहत जैसे ही टेस्ट होगा, कोई HIV पॉजिटिव डिटेक्ट होगा, उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर CD4 काउंट। कितना ही हेल्दी होगा, कितना ही CD4 काउंट अच्छा होगा, उसको ट्रीटमेंट हम शुरू करेंगे। तो अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट, ये जितना हम लोग कर पाते हैं उतना ही उसका लाइफ स्पान बढ़ता जाता है। आज हमारे पास ऐसे हज़ारों HIV पॉजिटिव लोग हैं जो HIV इन्फेक्टेड होने के बाद 10, 15 और 20 साल तक भी हैं कुछ लोग जो हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और फैमिली को और अपने जॉब को, अपने काम को भी संभाल रहे हैं। सो ये जो गर्भवती महिला कोई भी HIV पॉजिटिव आती है तो हम उसको जल्दी से जल्दी ART सेंटर पर रजिस्टर करते हैं, उनका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। ये ART मेडिसिन करती क्या है? ये मेडिसिन वायरस को सप्रेस करती है, वायरस का ग्रोथ को कंट्रोल करती है, उसको ख़त्म नहीं कर पाती है, बट वो वायरस जो स्पीड से बढ़ता है तो इम्यूनिटी कम होती है, तो उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करती। और अभी तो ये कहा जा रहा है कि एक लेवल ऐसा आता है, अगर ये लगातार ART मेडिसिन बंदा लेता है, लाइफ लॉन्ग लेनी है, ये रेगुलरली लेनी है। अगर कोई HIV पॉजिटिव व्यक्ति ये ट्रीटमेंट रेगुलरली ले रहा है तो एक समय ऐसा आता है कि जब टेस्ट करने पे वायरस डिटेक्ट नहीं होता है बॉडी के अंदर। इसका एक फ़ायदा ये है कि अगर इतना ही अनडिटेक्टेबल स्टेज पे उसकी रिपोर्ट आने लगी है, वायरल लोड सप्रेशन का टेस्ट हम बीच बीच पे करते हैं, वो भी फ्री है, तो वो दूसरे में ट्रांसमिट करने के चांसेस भी उसके बहुत कम हो जाते हैं। सो अनडिटेक्टेबल U इज इक्वल टू U, अनडिटेक्टेबल इक्वल टू अनट्रांसमिसिबल। ये एक नया अभी थ्योरी है और ये काफ़ी हद तक हो भी रहा है। जब कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उसका टेस्ट हुआ, उसको ART पे रजिस्टर करा, उसकी दवाइयों से उसके अंदर वायरस की ग्रोथ को रोका है, उसके बाद में उसकी डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल कराते हैं। डिलीवरी के तुरंत बाद 72 घंटे के अंदर विद इन दी 72 आवर्स न्यू बॉर्न बेबी जो है उसको भी कुछ ART का नेवरापिन एक ड्रग है, वो सिरप दिया जाता है। देन उसका फिर 6 हफ्ते से उसकी भी टेस्टिंग शुरू होती है बच्चे की, और 18 महीने की एज में अल्टीमेटली हम ये कह पाते हैं कि बच्चा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सॉरी। एक्चुअली 18 मंथ तक उसके शरीर में मदर का ब्लड होता है, तो मदर के एंटीबॉडीज़ उसके शरीर में होने से वो पॉजिटिव आ सकता है, टेस्ट रिएक्टिव आ सकता है। थैंक यू। तो कोशिश यही करते हैं, फिर आफ्टर 18 मंथ्स ये कंफर्म हो जाता है कि बच्चे में इन्फेक्शन गया है कि नहीं। और जब हम लोगों ने डाटा एनालाइज किया तो ये बहुत अच्छे फैक्ट्स हमें मिले हैं कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में HIV स्क्रीनिंग हो जाती है प्रेग्नेंट लेडी की और उसका ट्रीटमेंट ART का उसी समय शुरू हो जाता है, तो लगभग 80 to 90% बच्चे जो हैं उनमें HIV इन्फेक्शन नहीं जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो HIV पॉजिटिव मदर के एक्सपोज बेबीज़ हैं, बट दे आर स्टिल HIV नेगेटिव। बहुत सारी होप है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो प्लेज हमने लिया है कि हम लोग स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे किसी भी HIV पॉजिटिव के साथ में। क्यों स्टिग्मा है क्या? आप में से किसी को पता है क्या स्टिग्मा है, क्या डिस्क्रिमिनेशन है HIV पॉजिटिव के साथ जो हो रहा है? कोई शेयर करना चाहेंगे, कुछ आइडिया हो? बिकॉज हमने ली है कि हम नहीं करेंगे, तो हम
ये है क्या स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन जो हम नहीं करेंगे? क्या क्या है वो चीज़ जो हमको नहीं करना है? तो ये कि छूने से फैल जाएगा सबसे पहले तो। बिल्कुल, छूने से नहीं फैलता, मच्छर के काटने से नहीं फैलता, हाथ मिलाने से, गले मिलाने से नहीं फैलता, तो फिर क्यों उनको हम अलग करें? अभी आप में से कितने लोगों को दी HIV एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017 के बारे में जानकारी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोकसभा से और अल्टीमेटली पूरा ये प्रोसेस के राज्यसभा से होते हुए और फिर राष्ट्रपति के पास से स्वीकृत होते हुए कानून पास कर दिया है HIV एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017। इस एक्ट में HIV पॉजिटिव लोगों के अधिकारों को संरक्षित करने के प्रावधान किए गए हैं। किसी भी HIV पॉजिटिव या HIV संक्रमित और प्रभावित, इन्फेक्टेड और अफेक्टेड, अफेक्टेड मतलब जो उस HIV पॉजिटिव व्यक्ति के साथ रहने वाले लोग हैं, उसके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं या दूसरे लोग हो सकते हैं, उनको किसी भी तरह से नौकरी देने के लिए या नौकरी से निकालने के लिए, शिक्षा से, संपत्ति से, रोजगार से, चिकित्सा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता सिर्फ इसलिए कि वो HIV पॉजिटिव है या HIV अफेक्टेड है। उनके आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर नहीं सकता है कोई भी व्यक्ति। कोर्ट केस में भी स्यूडोनेम से उनका आइडेंटिटी रखी जाएगी। ऐसे बहुत सारे क्लॉजेज हैं जो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है ये एक्ट। साथ में अगर कोई उस एक्ट का उल्लंघन करता है, हर राज्य में ओम्बड्समैन, लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। मध्य प्रदेश में जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर MP स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी हैं, गवर्नमेंट ने स्टेट रूल्स के तहत उनको ही ओम्बड्समैन बनाया हुआ है। साथ में जो हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट्स में चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर्स हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट ऑफिसर हैं इस एक्ट के अंतर्गत। किसी के साथ किसी भी लेवल पे कोई स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन का केस होता है तो वो वहाँ शिकायत अधिकारी के पास उसको अपनी शिकायत कर सकता है, और अगर वो शिकायत सही पाई जाती है तो स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन करने वाले व्यक्ति को फाइनेंशियल और उसका भी है, कॉस्ट का भी इसमें प्रावधान है, साथ में जेल का दंड का भी प्रावधान है, और दोनों भी हो सकता है प्रूव होने पे। एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन इस एक्ट में किया गया है कि जो भी एस्टेब्लिशमेंट्स है, ऐसे सभी एस्टेब्लिशमेंट अगर हेल्थ सेक्टर के हैं, अगर हॉस्पिटल बेस्ड हैं, तो वहाँ अगर 20 लोगों का भी स्टाफ है तो वहाँ पे कंप्लेंट ऑफिसर नॉमिनेट करना है, उसको वहाँ अपॉइंट करना है। लेकिन अदर एस्टेब्लिशमेंट में 100 या 100 से ज़्यादा लोग कहीं पे भी काम कर रहे हैं एक जगह पे, तो वहाँ पे कंप्लेंट ऑफिसर नामांकित करना, अपॉइंट करना मैंडेटरी है। उन कंप्लेंट ऑफिसर्स को ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं उनकी ताकि उन्हें पता रहे कि उनको क्या क्या चीज़ें करना है। सो इस एक्ट में न केवल HIV पॉजिटिव लोगों के राइट्स की बात की गई है, बल्कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए भी काफ़ी प्रोविजंस है। जैसे क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल को, नर्सिंग स्टाफ, इनको भी होता है, तो इन सब लोगों के लिए भी प्रोविज़न है कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं ये न केवल स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन रोकेंगी, बल्कि जो पीपल लिविंग विथ HIV है उनके लिए ट्रीटमेंट की फैसिलिटी, टेस्टिंग की फैसिलिटी वो भी मुहैया कराएंगी। साथ में जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर के लिए जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस की तैयारी करना है वो करेंगे। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के लिए उनको देंगे कि अगर किसी को एक्सपोजर हो गया है तो उसके लिए कुछ है, प्रोटोकॉल्स हैं, मेडिसिन अवेलेबल हैं। ये ART मेडिसिन है, इसका ही एक फिक्स शेड्यूल है, उसके तहत वो दवाएं दी जाती हैं। अगर मेडिकल प्रोफेशनल को किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करते समय कोई एक्सपोजर हुआ है तो उसको हम वहाँ पर रोक सकते हैं। तो ये इस तरह की सारी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट करेगी, ये सारे क्लॉज उस एक्ट में रखे गए हैं। तो अगर हम किसी के साथ स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो उसकी लाइफ मुश्किल होती है, उसकी फैमिली की लाइफ मुश्किल होती है, और उनसे हमें कोई नुकसान नहीं है तो हम क्यों उनको परेशान करें। सबसे ज़्यादा HIV पॉजिटिव लोगों की जो डेथ हो रही है वो TB के कारण हो रही है। ट्यूबरकुलोसिस इंडिया में वैसे ही बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, और चूँकि वो इम्यून सप्रेस्ड होते हैं तो उनके हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि ऐसे लोग जिनको कोई RTI STI हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो,
वो लोग HIV की स्क्रीनिंग ज़रूर कराएं। ऐसे सभी पेशेंट्स जो जिनको ट्यूबरकुलोसिस है वो भी HIV का अपना एक बार स्क्रीनिंग ज़रूर करवा लें। और जो HIV पॉजिटिव लोग हैं उनको भी लगातार हम TB का स्क्रीनिंग लगातार करते रहते हैं, ताकि कई बार वो HIV के साथ में TB भी पॉजिटिव केसेस मिलते हैं। तो हम पहले ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद में फिर उनकी HIV रिलेटेड मेडिसिन शुरू करते हैं। सो ये लेटेस्ट कुछ चीज़ें हैं जो बहुत कम समय को देखते हुए मैंने शेयर करने की कोशिश की है। कुछ आपके सवाल हों तो अगर मैं जवाब देने लायक स्थिति में हुई तो ज़रूर दूंगी, अदरवाइज़ मैं पता करके आपको बताने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम, आपने हमारे साथ एड्स से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं हमारे प्रभारी निदेशक महोदय से अनुरोध है कि वे हम सबको आज के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में संबोधित करें। आदरणीय मैडम सविता ठाकुर, जॉइंट डायरेक्टर मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी, कार्यक्रम के संयोजक गुप्ता जी, संस्थान के सभागार में उपस्थित सभी संकाय सदस्य, अधिकारी एवं कर्मचारी, आज हम सब को बहुत अच्छी जानकारी मिली एड्स के बारे में कि बहुत सारी चीज़ें हमें भी नहीं मालूम थी, क्योंकि हम लोग काफ़ी पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जैसे ARTS और बहुत सारी वो हमें नहीं मालूम थी। तो जैसे कि प्लेस में लिखा हुआ है कि बाय लर्निंग मोर अबाउट HIV, तो हमने पहली स्टेप से शुरू करी थी। आज वो काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में काफ़ी कुछ लर्निंग हो गई है एंड शेयरिंग दैट नॉलेज विद अदर्स। मैडम ने नॉलेज शेयर करके आधी प्लेस तो हमारी कंप्लीट करा दी है, पर यही है कि आप बाकी लोगों से भी शेयर करें कि हमें इसका किस तरह से रोकथाम करनी है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वर्ल्ड ओवर एड्स का जो प्रकोप था, जो 80s और 90s में लगता था कि एक बहुत बड़ी महामारी जैसे अपनी कोविड पैंडेमिक थी ऐसी बन जाएगी, एटलीस्ट वो वैसा तो कभी नहीं बन पाया। और अब डिक्लाइन ही हो रहे हैं केसेस, क्योंकि जानकारी लोगों के पास बढ़ती जा रही है, उसके कारण लोग इसमें काफ़ी कर रहे हैं। तो मैं मैडम का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि हम सभी लोगों को उन्हें काफ़ी इसके बारे में जानकारी दी। आप भी इस प्लेस को कंप्लीट करने के लिए बाकी लोगों को बताएं, क्योंकि तभी हम वी विल बी डूइंग आवर पार्ट एंड देन वी कैन स्टॉप HIV altogether. Thanks a lot. I pledge to stop HIV stigma by learning more about HIV and sharing that knowledge with others. If we all do our part, we can stop HIV together. Thank you all. Kindly be seated. अंत में विशेष धन्यवाद हमारे प्रभारी निदेशक महोदय, हमारी अतिथि श्रीमती सविता ठाकुर, अधिष्ठाता E&IM मीडिया विभाग, मैथ समिति, निदेशक कार्यालय, प्रशासकीय कार्यालय व कार्यक्रम से जुड़े सभी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी उपस्थिति के लिए बहुत आभार व्यक्त करती हूँ।